grouping of n identical cells. ठीक है, यहाँ n का मतलब मैं नंबर बोलना चाह रहा हूँ, राइट। 2 3 4 5 6 100 1000 कितना भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना, पहले मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जो हम सेल ले रहे हैं ये आइडेंटिकल है क्या? ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे सेल्स लगा दिए। आइडेंटिकल इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सबके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग किससे शो करेंगे? कैपिटल आर, ठीक है ना। चलो, करंट आ रही है कैपिटल आई। तो क्या इन सारे सेल को हटाकर मैं एक सेल ले सकता हूँ? इक्विवेलेंट सेल ले सकता हूँ ऐसा? तो क्या हमने ऐसा पढ़ा था, अगर टू सेल्स को सीरीज में लगा दो तो ई इक्विवेलेंट होता है E1 प्लस E2, राइट, 2E। अब यहाँ टू सेल्स हैं या एन सेल्स हैं? E+E+E डॉट 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 डॉट, कितने सेल्स हैं? एन। तो क्या मैं ई इक्विवेलेंट को एन ई कह सकता हूँ? लॉजिकल लगा? बहुत सारे सेल्स हैं, मैंने कितने सेल्स अज्यूम कर लिए? एन। वैसे स्मॉल आर इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे हम? स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर डॉट 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 डॉट, कितने स्मॉल आर हैं? एन। तो क्या आर इक्विवेलेंट हमारा एन आर आ जाएगा? ठीक बात है। आई होप यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया है? एन। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया है? एन स्मॉल आर, और एक्सटर्नल है हमारा कैपिटल आर। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था करंट के लिए? ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में कैपिटल आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ठीक बात बोली? हमारा ई इक्विवेलेंट कितना आया है? यानी कैपिटल आर इक्विवेलेंट कितना है? कैपिटल आर। और स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना है? एन आर। तो क्या यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ? आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को और मैनिपुलेट करेंगे। पहले करंट समझ में आया मैंने कैसे निकाला? सॉरी, एन कॉमन नहीं ले सकते? हाँ, अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं भी इसमें कंडीशन डालना चाहता हूँ, तो पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो फिर देखते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स आ गया सीरीज में, तो हमने लिखा आई का फॉर्मूला क्या है? एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस कैपिटल एन स्मॉल आर। कैपिटल एन का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ सेल्स, मैनी सेल्स, मे बी 5 सेल्स, 10 सेल्स, 20 सेल्स। अभी फिलहाल अभी जो मैंने बनाया है सारे सेल्स कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें सेल मैं उल्टे कर दूंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उन पे। जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तब तो वो बेसिक है कि भाई देखो इस तरीके से सोचना है। जब क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें एप्लीकेशन आता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से बना सकते हैं। तो जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी प्रॉब्लम बनवा सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या बताना चाह रहा था, अगर हमारे पास एन सेल्स हैं और सारे सीरीज में लगे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, तो मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ दिख रहा है कैपिटल एन ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल दिख रहा है कैपिटल एन स्मॉल आर। बाकी फिर हमने बेसिक लगा दिया। टोटल ईएमएफ इक्वल टू आई टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। उससे मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली, कैपिटल एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर। अगर यहां तक नोट हो गया तो आगे बढ़े सबका। तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट बात है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ये कोई याद करने की चीज नहीं है, तो आराम से बना लोगे एग्जाम में। एग्जाम में एप्लीकेशन पूछता है इसका। एप्लीकेशन कैसे पूछेगा बताता हूँ, पहले नोट कर लो। हो गया? ठीक है, कोई मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेन बात क्या है, इसमें केसेस बनाना चाह रहा हूँ। आई हमारा कितना है?
एनी अपॉन आर प्लस मेन फॉर्मूला हमारा ये बन गया, राइट। अब देखो केस 1 में बनाना क्या चाह रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरिजन में? ऐसा पॉसिबल है क्वेश्चन। अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉल आर हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नेग्लिजिबल है? तो क्या ऑलमोस्ट कैपिटल आर मान लूं? लाइक कैपिटल आर है 5000 और स्मॉल आर है 1 ओम। ठीक बात बोली? तब मेरा आई कितना हो जाएगा? करंट एन ई बाई आर। सही है? क्या इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, एन ब्रैकेट में ई बाई आर? ठीक है, ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूँ? जो ई बाई आर करंट है, ये करंट किसकी वजह से? ड्यू टू वन सेल। अगर मैं सिर्फ एक ही सेल लगाता तब आई तुम क्या लिखते? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तब तो ऐसा लिखते ना। सोचो, लॉजिकली सही कह रहा हूँ। और ये कैपिटल आर बहुत ज्यादा है या ऑलमोस्ट जीरो है? सॉरी, स्मॉल आर जीरो है। ऑलमोस्ट मैंने बोला, मतलब बहुत कम मैंने निगलेक्ट कर दिया है। तो क्या ई बाई आर को मैं कह सकता हूँ करंट ड्यू टू वन सेल? करंट ड्यू टू वन सेल। इसका मतलब ये हमारा गुड केस है या बैड केस है? करंट हमारी वन सेल के बराबर है या एन टाइम्स हो गई है? तो ज्यादा सेल हम क्यों लगाना चाहते हैं? जिससे करंट ज्यादा हो। सही। अगर टॉयज देखो तो कई टॉयज होते हैं, जैसे वॉच है, वॉच में कितने सेल लगाते हैं? वन सेल। सही बात है ना? बट अगर टॉयज देखो तो क्या टॉयज में ऐसा होता है कि 3 3 4 4 सेल लगाने पड़ते हैं हमें? पियानो वगैरह की कोई प्ले करता हो तो उसमें कई सेल लगते हैं, ठीक है, या पावरफुल बैटरी लगानी पड़ती है। तो ज्यादा सेल हम कब लगाएंगे? जब हमें ज्यादा करंट चाहिए। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम प्रेफर करेंगे कि सेल्स कैसे लगाओ? सीरीज। इसका उल्टा केस बना के देखिए। अगर कैपिटल आर बहुत कम है स्मॉल आर से, तब आई को मैं क्या लिखूंगा? एनी अपॉन एन आर। ठीक बात बोली। अगर कैपिटल आर बहुत कम है तो क्या इसको निगलेक्ट कर दूंगा? अगर कैपिटल आर बहुत छोटा है तो मैंने कैपिटल आर को क्या अज्यूम कर लिया? ऑलमोस्ट जीरो। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये ई बाई आर। और ई बाई आर क्या है? करंट ड्यू टू वन सेल। करंट ड्यू टू वन सेल। तो अगर 10 सेल से उतनी ही करंट मिल रही है जितनी वन सेल से है, तो ये गुड केस है या बैड केस है? बैड केस है। क्यों बैड केस है? क्योंकि 10 सेल्स लगाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी क्या? और 10 सेल्स के लिए स्पेस भी तो चाहिए। इसका मतलब स्पेस भी बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर तुमने 10 सेल लगाकर उतनी ही करंट निकाली जितना वन सेल से आ रही थी, तो गुड केस है या बैड केस है? बैड केस है। तो इन दोनों केसेस से हमने सीखा क्या? कंक्लूजन क्या है? अगर हमें करंट बढ़ाना है तो सीरीज में कब लगाएंगे? मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा, कहेगा बताओ भाई सेल्स को सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में? हाँ। तो कंक्लूजन ये है, फॉर मैक्सिमम करंट, अगर हम करंट चाहते हैं क्या हो? मैक्सिमम, एंड कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, वी प्रेफर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम चाहते हैं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट हो और क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, तब हमें सेल्स कैसे लगाने पड़ेंगे? सीरीज में। क्वेश्चन में बताएगा नहीं सीरीज में लगाओ या पैरेलल में, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं, राइट, कि एग्जाम में आया और बताया नहीं सीरीज में लगाओ या पैरेलल में, तब वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा या नहीं आएगा? ठीक है ना? तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, आज हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कुछ सेल्स को हम कैसा लगाएंगे? सीरीज में, जब कैपिटल आर क्या हो? बहुत ज्यादा हो।
सही ना। फिर हम कुछ सेल्स को कैसा लगाएंगे, पैरेलल में। फिर एक थर्ड केस और बनेगा, मिक्स कीपिंग, कुछ सेल्स सीरीज में और उसके साथ कुछ सेल्स पैरेलल में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें पहचानना पड़ता है क्या कौन से केस की बात कर रहा है। दो टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये तो सर्किट बना के दे देगा और कहेगा करंट निकालो, या फिर क्या कहेगा मैक्सिमम करंट के लिए अरेंजमेंट बनाओ। तो अगर मैक्सिमम करंट के लिए मुझे अरेंजमेंट बनाना है तो उसमें क्या मुझे डेटा पे ध्यान देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन में ध्यान देना पड़ेगा मुझे कि कैपिटल आर बड़ा है या छोटा है। तो फिलहाल अभी जो हमने केस पढ़ा उसमें हमने ये सीखा कि अगर कैपिटल आर दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे सेल्स कैसे लगा दो सीरीज में। लॉजिकल बात है, सबको बात समझ में ना, कंक्लूजन क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कंक्लूजन ही एग्जाम में काम आएगा। अगर ये क्लियर हो तो मैं क्वेश्चन बनाऊं उस पर। हाँ नहीं, मतलब ये बात है ना कि कौन से केस का डिस्कशन चल रहा है। जैसे केस 1 में हमने क्या जूम करा था, कैपिटल आर बहुत बड़ा है तो स्मॉल आर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, ठीक। तो अगर तुमने एक सेल लगाया होता, सिर्फ एक सेल, तो कितनी करंट आ रही होती है, पी बाई आर। यानी यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन था, कैपिटल आर। जब हमने सॉल्व करा केस 1 को तो क्या हमारा आई एन ई बाई आर आ गया, और केस 1 और केस 2 में डिफरेंट करंट होगी, जैसे इसको मैं I1 कहना चाह रहा हूँ, इसे I2, ठीक है। करंट सेम हो सकती है, जरूरी नहीं कि सेम, वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो केस 2 को मैंने कट क्यों कर दिया, मतलब प्रेफर करेंगे या अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे। केस 2 हम नहीं यूज करना चाहते। 10 सेल लगा के भी तुम उतनी करंट निकाल लो जितनी 1 सेल है, तो ये तो नुकसान हो गया, 10 सेल की कॉस्ट बढ़ा दी, स्पेस बढ़ाना पड़ गया और फायदा कुछ हुआ नहीं। इसका नाम हमेशा हम सेल्स को सीरीज में लगाएंगे अगर कैपिटल आर काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल आर। मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज तुमने 100 सेल्स लिए, कैपिटल आर की वैल्यू है 5000, स्मॉल आर की वैल्यू है 1 ओम, तो क्या स्मॉल आर बहुत कम है, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि उसका इफेक्ट बहुत कम है, इतना कम कि जीरो मान लो। अगर प्रिसाइसली पूछोगे तो उसका फर्क तो आएगा, बट अगर वो फर्क बहुत कम है 0.1% है तो छोड़ सकते हैं, राइट। केस 1 क्लियर है, सबका नोट होगा तो इस पर क्वेश्चन बनाऊं मैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, समझना इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने तुमको कितने सेल्स दिए, 100 सेल्स, ठीक, ठीक है ना। और हर सेल का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं 1 ओम, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम ले लें, ठीक है। बट 5 सेल्स आर wrongly connected, ठीक है। जो मैंने 100 सेल्स दिए थे, मैंने कहा था सारे सेल्स कैसे होने चाहिए, सीरीज में, ठीक है। तो मैं चाहता था कि सारे सेल्स तुम ऐसे लगाओ, बट गलती से तुमने क्या करा, कुछ सेल्स को रॉन्गली कनेक्ट कर दिया। रॉन्गली कनेक्ट का क्या मेरा मतलब है, उल्टा लगा दिया क्या, ठीक है। तो देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे सेल 1 2 दिख रहा है सबको, 3 4 5 एंड 6। तो अगर 1 और 2 को ध्यान से देखो तो 1 तो ठीक लगाया मैंने, क्या 2 उल्टा लगा दिया है, सही बात है, ठीक बात है ना। 3 हमने सही लगाया है क्या, ठीक है। मैं चाहता हूँ करंट किधर जाए, राइट में जाए, तो 1 सही लगाया, 3 सही लगाया, 2 हमने कैसा लगा दिया है, अपोजिट। 4 कैसा लगा दिया है, अपोजिट। तो अगर 100 सेल्स दिए हैं मैंने, ठीक है, तो ईएमएफ कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, अगर सारे सेल तुम सही लगाते तब। बट तुमने कितने सेल उल्टे लगा दिए, 5। तो अब नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा हमारा, बताओ भाई सब लोग।
थोड़ा सोचने वाली बात है। 100 सेल्स थे जिसमें तुमने 5 सेल उल्टे लगा दिए, तो अब नेट ईएमएफ कितना बचा? मैंने हिंट दिया, डायग्राम को ध्यान से देखो, समझ में आएगा। 90। 90, वेरी गुड। कैसे बचाना? क्योंकि एक सही सेल और एक खराब सेल कैंसिल आउट हो रहा है। देखो, एक सही सेल एक खराब सेल कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर तुमने 5 सेल उल्टे लगाए तो एक्चुअली 10 सेल का इफेक्ट खत्म हो गया। अजीब है, समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर तुमने 5 सेल उल्टे लगाए तो गड़बड़ 5 सेल में मानूंगा या 10 में? क्योंकि 5 सही 5 खराब को, 5 खराब 5 सही को भी तो गड़बड़ कर देंगे। तो इसका मतलब मेरे पास ईएमएफ कितना बचेगा? 100 ही, ये 95 ही, ये 90। आप लॉजिकल लगा? इसका मतलब मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, जितने भी सेल तुम लगाओगे उल्टे, उसके डबल सेल माइनस करने पड़ेंगे। सब लोगों ने नोटिस करा मैंने 90 क्यों लिखा? 5 सेल मैंने उल्टे लगाए थे, तो टोटल हमारे 10 सेल कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या कैंसल आउट बोला, समझ पा रहे हो ना? नलीफाई हो जाएंगे। 5 सही 5 गलत को नलीफाई कर देंगे, तो बचे कितने? 90। सही बात है। और स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना बचा मेरे पास? स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना होगा? क्या हमने लास्ट क्लास में ऐसा पढ़ा था कि सेल को उल्टा लगाने से इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क? वो तो ऐड ही होता है हमेशा, चाहे सेल सीधा लगाओ चाहे सेल उल्टा लगाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐड ही होगा। तो अगर 100 सेल हैं तो मेरे पास कितना इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया? 100 आर। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? E इक्विवेलेंट इक्वल टू आई कैपिटल आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट मुझे कितना लिखना चाहिए? 90। कैपिटल आर कितना है हमारा? 100 दिया क्वेश्चन में। स्मॉल आर कितना है? 100 आर। सही। क्या मुझे E की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में? 2 वोल्ट। और स्मॉल आर कितना था? 1 ओम। तो स्मॉल आर को 1 ओम पुट कर दो, तो हमारी करंट कितनी आ गई? 180 अपॉन 200, 0.9 आ जाएगी। देखो कितना आता है ना? 0.9 लग रहा है मुझे। तो इस क्वेश्चन में जो ट्विस्टिंग पॉइंट था वो क्या था? नेट ईएमएफ 100 ई होगा, ये 95 ई होगा, या 90 ई होगा? 90। तो अगर जनरल कॉन्सेप्ट में सिखाऊं तो जितने भी सेल दिए हुए हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे अगर तुमने सारे सेल्स प्रॉपरली कनेक्ट करे। अगर तुमने गलती से 5 सेल उल्टे कनेक्ट कर दिए हैं तो हमारे टोटल ईएमएफ कितना माइनस होगा? 10 ही। जितने तुम उल्टा लगाओगे उसके डबल माइनस होंगे। डबल क्यों माइनस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 गलत को 5 सही मिलकर के न्यूट्रलाइज करें। अगर इस 100 सेल में से तुमने 20 सेल गलत लगा दिए होते, 100 सेल में से 20 सेल तुमने गलत लगा दिए, तो नेट ईएमएफ मुझे कितना दिख रहा है? 60। लॉजिकल लगा? और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है मुझे? 100। इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम सेल सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा एड अप होगा। ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर अपोजिट लगाए, और जितने अपोजिट लगाए उसके डबल सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना? कैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लगा दो। तो कंक्लूजन क्या था हमारे पास? कंक्लूजन हमारा है n सेल्स हैं, उसमें से तुमने कितने सेल्स गलत लगा दिए? m ले लें? m रॉन्गली कनेक्टेड। तो मैं इक्विवेलेंट कितना लिखूंगा? एन ई माइनस एम ई, या टॉइस करूंगा इसका, और आर इक्विवेलेंट कितना लिखूंगा? एन आर। और नेट इक्वेशन क्या बनाऊंगा? एन ई माइनस 2 एम ई
इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल। तो क्या यहाँ से आई निकल जाएगा? वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ेगा। दो टाइप के क्वेश्चन बनता है ना, एक होता है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, एक होता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वाले में तो हमेशा कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी जो मैंने करवाया, क्या ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी? यहाँ तो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट करा। और कॉन्सेप्चुअल में मैंने क्या बताया था? ये केस वन और केस टू। ठीक है, हमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या कॉन्सेप्चुअल पूछेगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ओके। तो ये सब रट्टा लगा रहा है या समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सारा अंडरस्टैंडिंग है, खेले रट तो सकते ही नहीं, कितना रटोगे? तो जितने भी सेल्स हैं उसमें से ये ध्यान रखना है, रॉन्गली कनेक्टेड को ट्वाइस करना है क्या? ध्यान रखना ये बात। मैंने बोला एनी माइनस टू एम ई, जहाँ पे एम क्या था? रॉन्गली कनेक्टेड। तो मैंने ट्वाइस करा है, ध्यान दिया ना सबने? ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आप पैरेलल देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन डालो, ग्रुपिंग ऑफ एम आइडेंटिकल सेल्स हो गया। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ एम आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। ग्रुपिंग ऑफ एम आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। ये डॉटेड लाइन समझ में आता है ना मैं क्यों बनाता हूँ? ये बताने के लिए बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्या लिखना चाहिए मुझे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने सेल्स हैं? एम। तो क्या ये m/r हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ भाई? r/m। कोई दिक्कत? अब ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ऐसा कोई फॉर्मूला था, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 एम सेल्स है। E/R प्लस E/R प्लस E/R ऐड करते जाओ m टाइम्स। तो क्या सीधा उसको मैं m E/r कह सकता हूँ? समझ क्या लगा? और मैंने स्मॉल r इक्विवेलेंट कितना निकाला था? R/m। क्या स्मॉल r इक्विवेलेंट को हम कह सकते हैं R/m? क्या हुआ? क्या m और r कट गया? सही ना? इसका मतलब ई इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया है? ई, नोटिस करो, ना तो m ही आया ना E/m आया, ई इक्विवेलेंट ई ही रहता है।
पैरेलल में, जैसे हमने पढ़ा था पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पर ये वाली बात तभी चलेगी जब सेल्स कैसे हो, आइडेंटिकल, तभी चलेगा ये। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, फिर तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हम लोग हमेशा बेटा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करते हैं। तो डिफरेंस का मतलब होता है 8 और 10 का डिफरेंस 2 और 10 और 8 का भी 2। तो हम प्रेफर करते हैं कि बड़े में से छोटा माइनस करो। अगर इंटेंशनली करना चाहे तो आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, बट इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, देखना इसमें किरचॉफ पढ़ाऊंगा ना, तब तुम लोगों को और क्लैरिटी आएगी। सबसे मेन टॉपिक किरचॉफ है इसका। किरचॉफ से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल में डाउट है सारा खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब मैं निकालना चाहता हूँ क्या चीज, करंट। क्या लिखना चाहिए मुझे, ई इक्विवेलेंट कितना है, ई इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। कैपिटल आर तो कैपिटल आर है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर बाई एम। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन गया, पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करोगे करंट को। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में इसका एप्लीकेशन पूछेगा, एप्लीकेशन पूछता है एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़े। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था, ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई एम। एलसीएम ले सकते हैं, तो ध्यान देना मैंने एलसीएम लिया है, सही है। तो यहाँ से आई कितना बन गया मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एम ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर। अब केस वन क्या बनाऊंगा मैं, कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। इसका मतलब मैं चाहता हूँ स्मॉल आर को क्या कर दूं, देख ले। तो आई क्या आ जाएगा, एम ई अपॉन एम आर प्लस 0। क्या ये ई बाई आर आ गया, ई बाई आर है करंट ड्यू टू वन सेल। ये गुड आइडिया है बैड आइडिया है, बैड आइडिया है, बैड केस। तुमने 20 सेल से उतनी करंट निकाली जितना 1 सेल से आ रही थी, तो फायदा क्या हुआ, उल्टा नुकसान हो गया, कॉस्ट भी बढ़ गई और स्पेस तो बढ़ता ही है। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमें पैरेलल ग्रुपिंग प्रेफर नहीं करनी चाहिए। सेकंड केस क्या बनाया मैंने, कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर। तो इस बार मैं किसको निगलेक्ट करूंगा, कैपिटल आर। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें देखो मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन कैपिटल आर को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, 0। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, एम ब्रैकेट में ई बाई आर। ई बाई आर क्या है, करंट ड्यू टू वन से। तो बेसिकली हमारी जो करंट आ गई वो क्या आ गई है, एम टाइम्स ड्यू टू वन सेल। इसका मतलब करंट सेम है या बढ़ गई, बढ़ गई। 20 सेल्स लगाओगे 20 टाइम्स, 30 सेल्स लगाओगे 30 टाइम्स। तो क्या इसको गुड केस कहना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं, अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है छोटा है, तो हम अवॉइड वाला केस नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे प्रेफर कब करेंगे, अगर स्मॉल आर बहुत बड़ा है या कैपिटल आर बहुत छोटा है, देन प्रेफर पैरेलल ग्रुपिंग, राइट।
सीरीज ग्रुपिंग तब प्रेफर करोगे जब एक्सटर्नलाइजेशन ज्यादा हो, और पैरेलल ग्रुपिंग कब प्रेफर करेंगे जब एक्सटर्नलाइजेशन बहुत कम हो। अगर ये दोनों क्लियर हो तो थर्ड केस देखें। हो गया नोट सबका? हो गया? फिजिक्स में जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने तुम्हें कॉन्सेप्ट दिखते जाएंगे। तो इससे जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट का तुमको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछ रहे कुछ नहीं पता, इसलिए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। आई थिंक सेल वाला टॉपिक तो तुम लोगों को काफी ठीक लगना चाहिए। 10th क्लास में क्या सीरीज और पैरेलल की ग्रुपिंग काफी पूछते हैं ना डिस्टेंस की, समझ में आ रहा है? तो 12th में लॉजिकली उनको क्या पूछना चाहिए? सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, चांस से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस लिखो, मिक्स ग्रुपिंग। तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ सेल्स सीरीज में है और कुछ सेल्स पैरेलल। ठीक है ना? तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ लगा दिया। तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट n cells in series and m rows in parallel। m rows मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूँ, एक रो में मैंने कितने सेल्स लगाए? n सेल्स। और ऐसी मैंने कितनी रोज लगा दी? m रोज। तो टोटल सेल्स मैंने कितने यूज करे? बीच में डॉटेड लाइन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ मुझे कितनी रोज दिख रही हैं? m रोज। तो टोटल सेल्स मैंने कितने लिए हैं? टोटल सेल्स लिए मैंने m इंटू n। तो अगर मैं एक रो को देखूं, तो इस रो के अंदर मुझे क्या दिख रहा है? एक रो में कितने सेल्स हैं? n सेल्स। तो कितना ही मैप दिख रहा है? एनी। ठीक है, ठीक है। और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? एन आर। ये समझ पा रहा हूँ मैं क्या बना जा रहा हूँ? बीच में बहुत सारी रोज है क्या, ऐसे डॉटर कर दिया है मैंने? और हर रो का ईएमएफ कितना है? एनी। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? एन आर। ठीक है। अब क्या दिख रहा है तुम लोगों को? अब पैरेलल ग्रुपिंग दिख रही है क्या? सबको पैरेलल ग्रुपिंग दिखी? तो एन आर एन आर एन आर ऐसे कितने एम रोज हैं? तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है मुझे? एन आर बाई एम। बहुत बढ़िया, सोच लो सब लोग। एन आर एन आर एन आर ऐसे कितने एम रोज हैं?
तो क्या इक्विवेलेंट NR बाई M आ जाएगा? निकाल के दिखाऊं मैं? क्या लिखोगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट 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 कितने M, टोटल कितना आ जाएगा M/NR। ये तो 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? NR/M। ठीक है, अब E इक्विवेलेंट कितना आएगा? एनी M सेल्स पैरेलल में लगा दिए तो कितना आएगा? एनी रहेगा। अभी पीछे बताया था मैंने, पैरेलल में तो सेम ही रहता है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था? ई पैरेलल में इक्विवेलेंट भी ई था, वैसे एनी 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 M सेल्स लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, EMF उतना ही रहेगा। ठीक बात है। तो करंट कितनी आ गई मेरे पास? एनी इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस NR/M। अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे डिस्कस कर। और इनमें एग्जाम पे इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आएगा, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल बनता है इस कॉन्सेप्ट पे। वो पहचानना मैंने कि सीरीज यूज करना है या पैरेलल यूज करना है या मिक्स ग्रुपिंग यूज करनी है। फॉर्मूला काम ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट काम आता है। हाँ मतलब सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन में कैसे होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, 20 सेल्स दे दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया, कहेगा बताओ कॉम्बिनेशन बनाओ मैक्सिमम करंट के लिए। तुमको क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? 20 सेल्स मैंने तुमको दे दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दूंगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दूंगा, और कहूंगा बताओ कितने सेल्स सीरीज में लगाओगे और कितने सेल्स पैरेलल में लगाओगे टू गेन मैक्सिमम करंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लिया, तो अभी और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ तक कर लिया। एग्जाम में डेरिवेशन आ गई फिर तो इजी पार्ट है, इसको न्यूमेरिकल पूछेगा वो। हो गया। फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस बनाओगे उतना तुम्हारा एप्लीकेशन स्ट्रांग होता जाएगा। तो मैं बार बार मना करता हूँ भाई कि रट्टा मत लगाओ, बात समझो कि क्या बताया जा रहा है। एग्जाम में क्या बना दे कुछ नहीं पता। देखते हैं आगे क्या हुआ। हमारा NE किसके इक्वल आ गया था? आई कैपिटल R प्लस NR/M। चक्कर ये आया था ना, NE इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस NR/M। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एलसीएम लेना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एलसीएम लेकर के? सही है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? MNE अपॉन MR प्लस NR। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से एक मैथमेटिकल बात जानना चाहता हूँ। देखो, अगर कहीं लिखा है y इक्वल टू 10 अपॉन x प्लस या x-2 होल स्क्वायर, मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, तो क्या कोई मुझे आइडिया दे सकता है y मैक्सिमम कब होगा? बताओ भाई। y मैक्सिमम तब होगा जब x2 होगा। देखो, या मिनिमम हो जाएगा। तो सोचना है मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। मिनिमम। अगर ये x+2 हुआ तब, या मैंने ऐसे लिख दिया x+2 होल स्क्वायर प्लस 5। अब सोचो, अगर तुम y को मैक्सिमम करना चाहते हो, मैं बस मैथमेटिकली लॉजिक जानना चाहता हूँ तुम लोग ये सोच पा रहे हो या नहीं। अगर मैं y को क्या चाहता हूँ? मैक्सिमम करना, तो जो ये डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है इसकी मिनिमम वैल्यू डालनी चाहिए मुझे।
और किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? पता है सबको? होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम क्या होगा? 0। ठीक बात बोली मैंने? अगर मैं किसी तरीके से x+2 या x-2 जो भी था ये, इसको किसी तरीके से क्या कर दूं? 0, मतलब मिनिमम कर दूं, तो क्या y मैक्सिमम आ जाएगा? बताओ भाई, देख लो भाई, ठीक बात बोली या नहीं बोली? तो अगर मैं x-2 का होल स्क्वायर 0 करना चाहता हूं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी क्या? सिंपल सा लॉजिक है, अगर न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना है? मिनिमम। और किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब मुझे x कितना पुट करना पड़ेगा? तभी तो 0 बनेगा। अगर तुम x को 3 डाल दोगे, सपोज तुम चेक करना चाहते हो कि नहीं x को 2 नहीं 3 डाल दो, चलो 3 डाल देते हैं। अगर x को हम 3 डाल देंगे तो क्या है, 10/6 बन जाएगा, जो कि पक्का 2 से कम है या ज्यादा है? कम है। डिवाइड करके देख लो, ये लॉजिक समझ में आता है? अब देखो ये लॉजिक मैंने बताया क्यों, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा एक बात और चेक कर लेता हूँ, तुम लोगों को पता है या नहीं, a+b, तो क्या मैं √a² प्लस √b² कह सकता हूँ? एक ही बात है ना? क्या a+b को √a² प्लस √b² कह सकता हूँ? और ध्यान से देखना, क्या ऐसा कह सकता हूँ? क्या a+b को मैं √a माइनस √b का होल स्क्वायर प्लस 2√ab कह सकता हूँ? देखो सोचो, सही ना? ध्यान से देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ mr प्लस nr है क्या, इसको मैं लिखना चाहता हूँ √mr माइनस √nr होल स्क्वायर प्लस 2√mr/nr। ऐसा मैं क्यों बनाना चाहता हूँ? ऐसे ही है, कोई लॉजिक है? बताओ भाई। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या था? आई मैक्सिमम। तो होल स्क्वायर को मैं क्या करना चाहता हूँ? मिनिमम, मतलब 0। सही है। तो ये मिनिमम जो होल स्क्वायर के अंदर की चीज है वो 0 कब होगी? जब √mr और √nr क्या हो, तभी ऐसा हो सकता है। रूट से रूट कट गया तो मेरा कैपिटल R कितना आ गया? nr/m। देखो, तो अगर तुम मैक्सिमम करंट चाहते हो तो जो R इक्विवेलेंट है एक्सटर्नल, वो किसके इक्वल होना चाहिए? nr/m कोई पहचान सकता है क्या लिखा हुआ है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। सोचो, देखो भी तुमने पीछे क्या निकाला था, nr/m क्या था? लिखा हुआ है, देखो मैंने बॉक्स में बंद करा है। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में, अगर तुम मैक्सिमम करंट चाहते हो तो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंट। या जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंटरनल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट थ्योरम। मैक्सिमम करंट थ्योरम। तो अगर हम चाहते हैं किसी सर्किट में करंट क्या हो, मैक्सिमम, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। जैसे मैंने करंट मैक्सिमम के लिए बोला था, वैसे पावर मैक्सिमम के लिए भी सेम लॉजिक चलता है। ध्यान दिया? पावर मैक्सिमम के लिए भी मैंने क्या रूल बताया, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस।
इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। हाँ होता तब ना, हुआ कहाँ। देखो ये तो प्लस बनाया है मैंने, मैनिपुलेशन ही तो है बेटा ये। देखो अब ये डेटा तुमको लगता है कोई स्टूडेंट खुद से सोच पाएगा पहली बार में, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन अटक जाता है ना। ये तो आइडिया नहीं आता ना कि इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। मैंने देखो a प्लस बी को क्या लिख दिया है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी। अब ये आइडिया अपने आप आना तो काफी मुश्किल है, वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, जैसे आज मैंने बताया। अब हो सकता है कुछ टाइम के बाद तुमको कोई क्वेश्चन टकराए तो एक बैक ऑफ द माइंड आइडिया रहता है कि अच्छा इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। या दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन। जो भी फंक्शन बनाया उसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट ऑर्डर को 0 डालो, सेकंड ऑर्डर के साइन चेक करो, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। वो थोड़ा टिपिकल तरीका है करने का। ये थोड़ा लॉजिकल लगा होगा तुम्हें जो मैंने बताया होगा कि अगर न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना चाहता हूँ तो डिनोमिनेटर को क्या कर दूँ, मिनिमम। और डिनोमिनेटर का मिनिमम करने का मतलब है किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बस वो लॉजिक मैंने पकड़ लिया, उससे बना दिया। तो अगर मुझे करंट मैक्सिमम करना है या फिर पावर मैक्सिमम करना है तो मैंने बहुत क्लियरली बोला टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इक्विवेलेंट। टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये केस से थोड़ा टिपिकल था क्या, बताओ भाई। अब इस पे अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आया तो बना पाओगे नहीं बना पाओगे, देखें ट्राई करें कोई क्वेश्चन ढूंढने इस पे। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ देखो। मैंने तुम्हें कितने सेल्स दिए, 20 सेल्स। और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने तुमको दे दिया 1.25 ओम। ठीक है। फॉर मैक्सिमम करंट फाइंड number of cells in series and in parallel। अगर ईएमएफ चाहिए तो ईएमएफ भी देता हूँ। ईच सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट। अगर नोटिस कर रहे हो तो कैपिटल आर स्मॉल आर से बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, या ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर बहुत बड़ा होता कैपिटल आर तो मैं सीधा क्या सोचता, अगर कैपिटल आर में यहाँ बोलता 1000 ओम है तो सीधा तुम क्या करते, सबको सीरीज में लगा देते। ठीक बात बोली। अगर यहाँ मैं बोलता स्मॉल आर 1000 है तो सारे सेल्स कैसे लगा देने चाहिए थे, पैरेलल में। ठीक बात बोली। बट यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब कौन सी ग्रुपिंग प्रेफर करोगे, तो बताओ कितने सीरीज में और कितने पैरेलल में। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार देखा है, सीबीएसई में, जेई में, नीट में, सब जगह मैंने क्वेश्चन देखा है सिमिलर। और ये क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बस पहचानो ध्यान से, ज्यादा कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है।
पहले ये बताओ सीरीज यूज करोगे, प्रेफर सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड? पहले ये पहचान पाए मिक्स ग्रुपिंग क्यों कह रहा हूं मैं? और हमें क्या चाहिए? करंट मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम के लिए हमने क्या पढ़ा था? जितना कैपिटल आर इक्विवेलेंट होगा उतना ही स्मॉल आर इक्विवेलेंट होगा। तो कैपिटल आर इक्विवेलेंट कितना है? 1.25। तो सीरीज में कितने सेल्स अज्यूम करना चाहते हो? n सेल्स ले लें, n सेल्स। और पैरेलल में कितना लगाना चाहते हो? m। ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो तुम। पर जैसे अभी मैंने कराया कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में मैंने अज्यूम करा था कितने सेल्स सीरीज में, n, इसलिए मैंने n ले लिया। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है तुम लोगों को? आर इक्विवेलेंट क्या लिखना चाहिए? nr/m। सही है। और स्मॉल आर कितना था? 1, तो 1 डाल दो। इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई, n किसके इक्वल है? m इंटू 1.2। सही। अब एक इक्वेशन और बना लो, बस आंसर आ जाएगा। मैथ्स कहती है टू अननोन मींस वी रिक्वायर्ड टू इक्वेशंस। एक तो मैंने बना दी, एक और कहां से बनाऊं? n इंटू m शुड बी 20। सोचो मेरी बात, ये बहुत मेन स्टेप है, सोचो इसके बारे में। एक रो में कितने सेल्स हैं? n। और ऐसी कितनी रोज हैं? m। तो टोटल तुमने कितने सेल यूज करे? n इंटू m। क्या मुझे n की वैल्यू पता है? पुट कर दी मैंने। तो मेरा m स्क्वायर कितना आ गया? 16। तो इसका मतलब m कितना आ गया? 4। और n कितना आ जाएगा? 5। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक रो में कितने सेल्स लगाऊंगा मैं? वन रो में नंबर ऑफ सेल्स 5। देखो, और ऐसी कितनी रोज लगाओगे? 4। मैं डायग्राम बना देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। एक रो में कितने बोले मैंने? 5। और ऐसी कितनी रोज बनानी चाहिए मुझे? 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स बनाओ। जितना प्रॉब्लम बनाओगे तुम्हें उतना विजन दिखेगा। अच्छा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेने से अगर बात बन जाती तो मैथ्स में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। ठीक बात बोली मैंने। सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, मैथ्स आ गई। बट ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता। मैथ्स तो सबसे भयंकर लगता है लोगों को। प्रैक्टिस वाली बात है। इस डायग्राम में समझ में आ रहा ना मैंने क्या करा? इस डायग्राम में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि एक रो में मुझे कितने सेल्स लगाने चाहिए? 5। एंड देयर मस्ट बी 4 रोज। m का मतलब मैं रोज कहना चाह रहा हूँ, n का मतलब वन रो में कितने सेल्स हैं। और ये क्वेश्चन रटा हुआ था या मैंने अभी सोच के बनाया है? अभी तुम्हारे सामने सोचा है मैंने ये क्वेश्चन। अगर तुमने नोटिस करो, थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया था, पॉज लिया था मैंने। इसका मतलब मैं डेटा सोच रहा था क्या? तो कुछ भी डेटा लिख दिया या सोच के लिखा? समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट इसको कहते थे, वो क्वेश्चन बना देते। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन ही नया बना देते हैं। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट है तो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से आता है। आई होप सबको क्लियर हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ट्राई करें इसमें। इस क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। मतलब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का लास्ट क्वेश्चन माना जाता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ। आई होप सबको सेल समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ट्राई कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसके तो सारे क्वेश्चन तुम लोगों को आने चाहिए। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा।
चलो एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इसको सब लोग होमवर्क में लिख लो, बस मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ट्राई करना तुम लोग घर पे, मैं आइडिया दे देता हूँ। 6 lead acid type of secondary cells, क्या मैंने थोड़ा आइडिया दिया था एक बार? प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। यूज एंड थ्रो वाले कौन है? प्राइमरी सेल, जो 10-15 रुपए के आते हैं। सेकेंडरी सेल जो मोबाइल की बैटरी है, बार बार जिसको हम रिचार्ज करते हैं, ठीक है। 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm, are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. तो कितने सेल्स हमारे पास? 6, और सारे सीरीज में लगा दिए क्या? बोला क्वेश्चन में। तो EMF कितना दिख रहा है मुझे? 12, सही बात है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 8.5, और इंटरनल मुझे कितना दिख रहा है? 6 स्मॉल आर। ओनली स्मॉल आर या 6 स्मॉल आर? बस सॉल्व कर देना, आ जाएगा, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तुम्हें बस कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन करा, सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज EMF ऑफ दिस एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका भी मैंने आइडिया दिया था कि वॉच में जब हम सेल लगाते हैं तो इनिशियली इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, बट विद यूज its internal resistance will gradually increase and finally it will be very large. तो हमारे क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 380 ओम, सही है। और 1.9 क्या है? EMF. What maximum current can be drawn from the cell? करंट पूछा है क्या? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E अपॉन R प्लस R। अब हमें कैसी करंट कह रहा है? मैक्सिमम। तो मेरा कॉमन सेंस कहता है अगर करंट मैक्सिमम चाहता हूं तो डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, जिसमें स्मॉल आर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो फिक्स है। तो कैपिटल आर को क्या मान लो? यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल को डायरेक्ट कॉपर वायर से कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, बीच में कोई और रेजिस्टेंस मत लगाओ। इसका मतलब मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर को मैंने क्या कर दिया है? 0, आ जाएगा आंसर, ठीक। और भी कुछ पूछा है क्या? कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार? तो जब हम कार को स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो क्या इंजन में कोई करंट जाती है? तभी तो कार स्टार्ट होती है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, 1 मंथ कार को खड़ी कर दो, उसके बाद स्टार्ट करो, तो 1% चांस है कि तुम्हारी कार स्टार्ट हो जाएगी, बट 99% चांस है कि हमारी कार की बैटरी डाउन हो गई है, धक्का देके स्टार्ट करना पड़ेगा। याद आ रहा है? तो इसका मतलब कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ करंट चाहिए क्या? ठीक बात बोली। जैसे घरों में हम लोग यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, और इन सबको चाहिए डिजायर्ड वैल्यू 220 वोल्ट, सही। अब कोई डिफेक्ट हो गया है जिसकी वजह से हमारे घर में 100 वोल्ट आ रहा है, तो अगर मैं एसी को 100 वोल्ट पे ऑन करूंगा, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। सब आई होप सबको आइडिया है इस बात का। अगर हम फ्रिज को स्टार्ट करते हैं तो फ्रिज को कितना वोल्ट चाहिए? 220 वोल्ट। अब हमारे घर में 50 वोल्ट आ रहा है, तो अगर बल्ब को देखूंगा तो बल्ब से लाइट आएगी या उसका सिर्फ फिलामेंट हीट अप होगा? देखा कभी किसी ने? ऐसा नहीं देखा। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बस ये आइडिया देना चाह रहा हूँ, क्या हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ करंट चाहिए? अगर वो करंट सर्टेन लेवल से कम है तो डिवाइस स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार? तो मुझे लगता है कार को स्टार्ट करने के लिए 3-4 एम्पियर तो चाहिए होती होगी, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। अगर मैं कैलकुलेट करूं E बाई आर, तो E बाई आर मुझे क्या दिख रहा है? 1.9 अपॉन 380, जो कि 1 से तो बहुत ही कम आएगा। इसका मतलब मेरे हिसाब से कार स्टार्ट नहीं कर पाए। जैसे हम लोग स्कूटी को सेल्फ स्टार्ट करते हैं, आई होप समझ रहे हो। तो अगर स्कूटी की बैटरी डाउन है तो स्टार्ट नहीं होती ना, वैसा कुछ हो। ठीक है, इतना करो, नेक्स्ट टाइम से भी किरचॉफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना सब लोग।